नमस्कार दोस्तों। तो अब एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें कमर चीमा पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं और मेजर गौरव आर्या हैं इंडियन पैनलिस्ट जो हैं। दो टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एक तो है सॉफ्ट पॉलिटिक्स जो कि मोदी जी करते हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधारने के लिए दूसरे देशों से, और दूसरा है कि पाकिस्तान ने अभी एक डोजियर दिया है यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान के खिलाफ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी कैंप चला रहा है। तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलो वीडियो देखते हैं, फिर हम उसके बाद के डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा मजीद हार्ड पॉलिटिक्स डिस्कस करने से पहले सॉफ्ट पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। जी बताइए। इंडिया की बड़ी सॉफ्ट पावर है। मैं पर्सनली समझता हूँ कि जब मैं पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ, लेकिन हमें कहते पढ़ते थे तो वो भैया क्या पढ़ाता है? मैं बुक पढ़ रहा था फ्यूचर ऑफ पावर, जोसेफ नाई की। वो बड़ी अच्छी बुक है, वो पढ़ाई भी है। तो उसमें जब इंडिया का उसने जिक्र किया तो उसने उसका जो सबसे पहले जिक्र किया आपकी मोशन पिक्चर इंडस्ट्री का जिक्र किया। लार्जेस्ट है जो है ना, 1000 से ज्यादा मूवीज बनाते हैं और ये भी। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे, हम पाकिस्तानी भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, आती हो हैं, लेकिन इंडिया के भी हम बहुत ज्यादा शोज देखते हैं जिसमें मूवीज होती हैं। मैं नेटफ्लिक्स पे कभी रात को सोने से पहले कोई लगाओ यार क्या चल रहा है आजकल, वो मैं देख रहा हूँ, बॉय है क्या, लड़की है वो जिसने को किसिंग की थी, वहां भी सीन आया तो वो बड़ा कंट्रोवर्सी चल गई वहां पे। मैं उसको बड़ा अच्छा देखता हूँ। कपिल शर्मा जो मेरा बड़ा फेवरेट है, और वो एक उसमें आता है वो बच्चा यादव है, वो बड़ा मेरा फेवरेट है। मैं उसको घंटे घंटे देखता रहता हूँ, उसकी मजाक और शुगल बड़ा मजा आता रहता है। मेरे से ये सॉफ्ट पावर है इंडिया का, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे याद है कि वो जब शाहरुख खान चमक छल्लो का गाना बना रहा था तो रशियन प्रेसिडेंट उस सेट पे आया था। मैंने वो सारी तस्वीरें देखी और रशिया में तो काफी मतलब की पसंद की जाती है इंडियन फिल्म से, राज कपूर के टाइम से। फ्यूचर ऑफ इंडियन सॉफ्ट पावर आप क्या मेरा जूता है जापानी, तो मतलब वहाँ पे फेवरेट सॉन्ग है। इसी तरह उसी पेज से चल रही है, और उसमें क्या नए कुछ जाविये आए हैं, या आप हमें बताएं इंडियन सॉफ्ट पावर के बारे में। क्योंकि मैं तो वैसे तो बहुत सारी चीजें, सोसाइटी भी होता है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, वैल्यूज होती हैं, बहुत कुछ होता है दैट कम्स इन सॉफ्ट पावर। लेकिन मैंने एक चीज का जिक्र किया, लेकिन हाउ डू यू सी सॉफ्ट पावर अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी? क्योंकि एक एंगल ये भी आ रहा है, सॉरी मेरा सवाल लंबा हो गया मेजर साहब, एक एंगल ये भी आ रहा है कि मोदी साहब के दौर में सॉफ्ट पावर कॉम्प्रोमाइज हुई है। हाउ डू यू सी सर? उन्होंने सॉफ्ट पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया मोदी साहब ने। पहले उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल यूएन में उन्होंने करवा दिया वर्ल्ड योगा डे, तो अब पूरी दुनिया से मोदी जी ने योगा करवा दिया, सब लोग लग जाओ, आसन वासन करने लोगों सवेरे उठ के। तो मोदी जी खुद करते हैं, पूरे यूएन में सबको करवा दिया, उन्होंने काम बांट दिया सबको। तो ऐसा नहीं है, सॉफ्ट पावर हमारा जबरदस्त रहा है, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ही योगा है, और पीपल डू इट। वो चेंज करके किसी ने विक्रम योगा कर दिया, किसी ने पावर योगा कर दिया। ये हो रहा है, मतलब मिडिल ईस्ट में भी कर रहे हैं और हर जगह लगे हुए हैं लोग। और एक और चीज है कि जो आपने फिल्मों की बात करी ना, द फ्यूचर ऑफ पावर, आपने किताब का जो हवाला दिया और फिल्म है, अब ये है कि वर्ल्ड के टॉप स्टूडियोज हैं, चाहे वो डिज्नी है, चाहे वो फॉक्स स्टूडियोज हैं, चाहे वो और भी बड़े बड़े जो यूनिवर्सल हैं, यूनिवर्सल स्टूडियो, पैरामाउंट, एक लेवल था सॉफ्ट सोनी, हम क्वांटिटी में फिल्में बना रहे थे। और जो कुछ लोग देखते थे, या तो एनआरआईज देखते थे हमारे जो बाहर रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, या फिर पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, ये जो एक लैंग्वेज हम लोग समझ लेते हैं ना एक दूसरे की, वहां पे देखते थे। अब एक और चीज हो रही है कि हमारा एक्चुअली पहले ही शुरू हो गया था, ये हमारा 70s 80s में शुरू हो गया था। एक हमारा टेनिस के बहुत बड़े चैंपियन हुआ करते थे, अमृतराज ददस। हॉलीवुड में उनका खुद का मतलब स्टूडियोज वगैरह हैं। उन्होंने वो वैन डैम के साथ कई सारी पिक्चरें बनाई, जीन क्लाउड वैन डैम, और वैन डैम वो अपना मार्शल आर्टिस्ट और ये सब, फ्लाइंग किक मास्टर। जी हाँ, वो अपना वो करता है और मार्शल आर्टिस्ट है और रिंग में लड़ता है और उसके भाई को चोट लगाती है, वो बड़ी ऐसी था। आप देखिए, आपको बॉलीवुड की ट्रक वहां पे भी दिख जाएगी। हॉलीवुड में ना वही दो भाई होते हैं, वो दो भाई होती है, फिर एक की शादी हो जाती है। ये सब ना ये नहीं जाने वाला, ये इंडियन कल्चर है, हम लोग वहां पे ले गए। मैं आपको, अगर आप देखेंगे इसको जिस तरीके से, और जब से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं चीमा साहब, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, सोनी लिव, मॉडल है फिल्म इंडस्ट्री का, ऑल्ट बालाजी, ये है हमारी, बहुत सारे हैं। ऑल दीज थिंग्स
थिंग्स आर नाउ अंडर अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेस। तो क्या हमारे सिनेमा हॉल्स खत्म हो जाएंगे और सारे के सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल था फिल्म्स का, आई थिंक उसमें बहुत जबरदस्त स्ट्रेस आया है। और जो इंडियन जैसे Z5 है या ऑल्ट बालाजी है या और भी मुख्तलिफ एप्स हैं इंडिया के जिसमें कंटेंट रोज बन रहा है। अब हमारे पास तो एक्चुअली क्या हुआ कि ओटीटी बिल्कुल सही समय पर आया, नेटफ्लिक्स वगैरह, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर था। यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्शन हाउसेज हैं। अब नेटफ्लिक्स को ये थोड़ा खुद बनाते हैं, वो तो दे देते हैं भाई प्रोड्यूसर्स को, इंडियन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को वो बना के दे देते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। तो डिस्ट्रीब्यूशन किसी को इंडियन फिल्म्स देखने के लिए जिस दिन यहाँ पे रिलीज होती है वो अमेरिका वाला भी देखेगा। अच्छा, आपने नार्कोस देखी होगी? हाँ, नार्कोस। अच्छा, नार्कोस तो कोलंबिया की है शायद वो, ड्रग्स के ऊपर है। कोलंबिया में ड्रग्स रैकेट्स काफी हैं। स्पेनिश में है शायद वो। मैं भी खुश हो गया सबटाइटल देख के, और नार्कोस इतनी हिट हो गई। अब तो शायद हिंदी में आ रही है। नार्कोस में दे वर स्पीकिंग स्पेनिश। लैटिन अमेरिका के जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे स्पेनिश ही बोली जाती है। एक चीज बदल गई है कि ये मिर्जापुर है, आपने पता नहीं देखी कि नहीं देखी? मेरा साहब भी मिर्जापुर देखते हैं। हाय हाय, क्या मुस्कुरा के बोल रहे हैं मिर्जापुर देखो। जिसकी वो स्टोरी है, एक जमाने में तो बहुत गड़बड़ हुआ करता था मिर्जापुर, आजकल ठीक हो गया। तो मिर्जापुर का फर्स्ट ज्यादा अच्छा था वैसे। People are looking at these new Indian TV series outside and they can relate to India. So जो पावर प्रोजेक्शन है हमारा एक डिफरेंट लेवल पे जा चुका है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी डिफरेंट लेवल पे जा चुका है। अब वो पुराना नहीं रहा पावर प्रोजेक्शन जी। मतलब मोदी जी ने क्या करा है कि मोदी जी ने इसको ना, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऐसी बात नहीं है कि अब मैं कैसे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ओके, जैसे कि अमेरिका में बर्गर बहुत पहले से खाते थे, राइट? मोदी जी ने उसका मैकडोनल्ड्स बना दिया। सही, जैसे कि योगा यहाँ पे हजारों साल से होता है। अरे 5-6-7 हजार से बोला। मोदी जी ने क्या करा कि वर्ल्ड योगा डे करवा दिया। अब सब लोग पूरे दुनिया में यूएन के थ्रू योगा, तो एक आपने इंडिया के एक सॉफ्ट पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। सो व्हाट मोदी जी इज डूइंग, इट ही इज नॉट डूइंग समथिंग न्यू। वो नया काम नहीं कर रहे, वो एक पुराने, पहले रामदेव ने किया उसको इंस्टीट्यूशनलाइज, अब मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने ग्लोबली कर दिया। योगा डे मनाया जाएगा, एक दिन मुकर्रर है इंडिया के लिए दुनिया में, वो दिन हो गया, यूनाइटेड नेशंस ने मुकर्रर करवा दिया, कहानी खत्म हो गई। सो दैट इज व्हाट इट इज। बिल्कुल सही है। चलिए, इट्स गुड। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग योगा करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा लगता तो नहीं है कि हर बंदा कोई योगा कर रहा है, कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, कुछ कर रहा है। इट्स गुड। एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स को, इन चीजों को वी शुडंट लुक फ्रॉम वो उस एंगल से नहीं देखना चाहिए, इसको ओपन लेंस से देखना चाहिए। कहां से आ रहा है, इट डजंट मैटर, जो चीज है वो चलो अच्छी बात है। मेरे साथ में कल मुनीर अकरम साहब ने, हमारे जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने कह दिया है जी कि ये दे दिया, वो डोजियर दिया यूएन जनरल सेक्रेटरी को। हाउ डू यू सी दिस? डोजियर की बात करी, मुझे लगता है आप बात कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में डोजियर खेल रहा है। डोजियर दिया था, मुझे ऐसा लगता है चीमा साहब की डोजियर देना भी चाहिए। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि डोजियर, अगर मैं होता ना अलग तरीके से करता है इसको, यूएन में डोजियर देता। मैं इस्लामाबाद में, अगर मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होता, मैं 5 स्टार होटल में बहुत बड़ा फंक्शन करता, और जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जितने भी उनके लोग हैं एम्बेसीज में, 150-150 एम्बेसीज तो इस्लामाबाद में लगभग, सबको मैं बुलाता वहां पे और सबको डोजियर पकड़ाता, डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देता। अगर मैं शाह महमूद कुरैशी की जगह होता तो एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, राइट, कि साहब ये है विद प्रूफ। अच्छा, उसमें क्योंकि उस डोजियर में क्या है ये तो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे ऐसा लगा कि वहां पे कोई पक्की बात नहीं करी। जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया में 60 टेररिस्ट कैंप्स हैं, अफगानिस्तान, वही मैं कह रहा, सॉरी अफगानिस्तान में, अरे नहीं, इंडिया में ही बोला उनने भाई, नहीं उन्होंने इंडिया में भी बोला, हरियाणा में भी हैं और उत्तर प्रदेश में भी है। यार हम उत्तर प्रदेश में रहते, हमें नहीं मालूम कहाँ पर टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं भाई। ये है कि साहब देखिए, अफगान तालिबान आप लोग खुद कहते हैं कि जो पाकिस्तान ने बनाए प्रेसिडेंट है चन्ने का करजाई, वो ही इज द मेयर ऑफ काबुल। लोग काफी पाकिस्तानी ये भी कहते हैं ही इज द मेयर ऑफ काबुल, और उसकी काबुल के बाहर कहीं चलती नहीं है, और 90% ऑफ अफगानिस्तान इज कंट्रोल्ड बाय द तालिबान। तो ये किस तरीके से हो सकता है चीमा साहब की हम मजहब भी है तालिबान, और परवेज मुशर्रफ साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये भी बोला है कि तालिबान हमने बनाया, और तो वो इमरान खान भी बोल चुका है। कई जनरल्स ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करी तालिबान को लेके, और भी ऐसी कई बातें पास में हुई, और
सब लोग जानते हैं कि अगर आपको तालिबान से बात करनी है तो आपको पाकिस्तान से बात करनी पाकिस्तान पड़ेगी। आप अफगानिस्तान से पाकिस्तान को अलग नहीं कर कर सकते, चाहे आप अमेरिका हो, इंडिया हो, चाइना हो। एक पाकिस्तान का स्टेक है अफगानिस्तान में, वो स्टेक है, वो हम भी तस्लीम करते हैं। पर अगर इतना कंट्रोल है अफगान तालिबान का, और पाकिस्तान का इतना कंट्रोल है अफगान तालिबान के ऊपर, ये दोस्ती है, कंट्रोल है, जो भी आप कह सकते हैं उसको। अभी बैरक ओबामा की बुक में भी आया है, जो बुक काफी अंडर डिस्कशन है बैरक ओबामा की, उसमें भी बोला कि पूरी अफगानिस्तान की अफगान तालिबान की टॉप लीडरशिप थी, वो आपके ट्राइबल एरियाज में थी पाकिस्तान के अंदर। इज रिटन इन दैट बुक, आप पढ़ लीजिएगा। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, फिर 60 टेररिस्ट कैंप्स कैसे, ये क्यों नहीं, कौन सा टेररिस्ट कैंप है वहाँ पे अमेरिकन आर्मीज भी तो हैं, आर्मी सोल्जर्स हैं, उन्हें नहीं पता लगा कि टेररिस्ट कैंप है? एक आध तो इनकाउंटर होता उनका। हम लोगों ने जब पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स के लिए था, हमने ग्रेट रेफरेंस दी थी चीमा साहब कि ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है ना। सो वी हैव गिवन दिस थिंग। तो हमें, मुझे लगता है कि अगर हम लोग दें, ऐसा हो सकता है उस डोजियर में उन्होंने कुछ ज्यादा डिटेल्स दी हो, मुझे नहीं पता, जो यूएन को दिया है, शायद मीडिया के सामने इतना डिस्कस न करो। लेकिन जो मेरे सामने बात आई, जो हमने मीडिया के सामने भी बोला था, उसके अंदर जो डोजियर मीडिया को दिया था, उसके अंदर लैटिट्यूड था, लॉन्गिट्यूड था, लास्ट नोन लोकेशन थी, कितने लोग हैं, जो बेस्ट हमारी एजेंसीज को पता लगा। हाँ, सब तो नहीं पता हमें, पर जो भी पता था उसमें ईच एंड एवरी डिटेल वाज गिवन कि साहब यहाँ से, इस रोड से यहाँ पे लेफ्ट इतनी दूर इस लोकेशन में है। तो इसमें तो जनरली बोल दिया 60 इधर, तभी तो हमने काउंटर स्ट्राइक करी थी भाई, तो सर्जिकल स्ट्राइक। हमें सब पता था लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कहाँ है, जीपीएस के थ्रू हमें सारी लोकेशन पता थी, आपके यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेटर जानते हैं चीमा साहब। तभी तो सर्जिकल स्ट्राइक करी गई ऑन द पॉइंट। कभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के बयान की क्रेडिबिलिटी हो, कहीं पे भी हो, ये मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ चीमा साहब, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप दोस्त हैं, मैं आपके साथ आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग दिस टू यू। चीमा साहब, कभी भी आप चाहें कि अगर आपके मुल्क के मौकिफ को, मामला कोई भी हो, मामला डिफेंस को लेकर हो, मामला फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो, ये तो खैर सीधा सीधा फॉरेन पॉलिसी का था, उसमें फौजी को ना लेकर जाए आप। उससे क्या होता है कि पाकिस्तान का जो माजी रहा है, उसमें डिक्टेटरशिप्स भी रही हैं, उसमें मिलिट्री कूच भी रहे, और जिस तरीके से दुनिया पाकिस्तान को व्यू करती है कि यहाँ पे फौजी चलाते हैं, और चलाते भी हैं काफी हद तक, और उनका इन्फ्लुएंस है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस है। इंडिया में तो कोई पूछ नहीं रहा हमको भी ना, फौज का अपना काम है, सरहद पे रहती है फौज, और इंडिया में तो मतलब ही नहीं होता, इंटरफेयर तो बहुत बड़ी बात है, कमेंट भी नहीं कर सकते। हमारा आर्मी चीफ ने कभी किसी ने कमेंट ही नहीं करा इस पर। तो मेरा मतलब है कि अगर सिर्फ वो वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब आते अपने फॉरेन सेक्रेटरी को लेके, और अपने 2-3 एम्बेसडर्स को लेके, 2-3 अपने फॉरेन पॉलिसी मैटर्स को लेकर आते वहां पे, और अपने टाई शाई पहन के अपना सिविलियंस होते, और वहां पे पब्लिक ऑडियंस के सामने ये प्रेजेंटेशन करते, वहां पे हर 2 मिनट के साथ आप अपने सीधे हाथ की तरफ देखिए, डीजी साहब आप बताएं, डीजी साहब, तो यू नो इट गिव्स द इंप्रेशन दैट दिस इज, वो इसलिए देख रहा होगा अपने आर्मी ऑफिसर की तरह, मैं सही तो बोल रहा हूँ, नंबर पूरे मिलेंगे ना, नहीं मिलेंगे। पर मैं कहता हूँ कि जो इंप्रेशन वर्ल्ड को जाता है कि इट इज कंट्रोल्ड, क्योंकि डीजीआई, मैं आपको बात बताऊं, जैसे इंडिया में वी हैव समथिंग कॉल्ड एडीजीपीआई, आपको पता ही है, कोई ढकी छुपी बात नहीं, एडीजीपीआई इज आल्सो हेडेड बाय अ मेजर जनरल, आपका आईएसपीआर इज आल्सो हेडेड, आपका प्राइस सर्विसेज एंटिटी हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलग अलग है, राइट। नाउ while a general is a senior person and a very respected rank, but a foreign minister, सही है, फॉरेन मिनिस्टर, मतलब कि फॉरेन मिनिस्टर, मुझे लगता है इमरान खान साहब की कैबिनेट में नंबर 2 या नंबर 3 होंगे कम से कम। अगर नंबर 1 इमरान खान है, होता ही है, शाह महमूद कुरैशी साहब या तो नंबर 2 होंगे, नंबर 3 होंगे। काफी सीनियर है शाह महमूद कुरैशी, ये हल्के नहीं है, काफी भारी वजन है उनका शाह महमूद कुरैशी साहब कैबिनेट में। तो उनके साथ उस लेवल का क्या होता है कि जब आप किसी फौजी को खड़ा करते हैं ना, फौजी कभी राय नहीं देगा, फौजी हर समय हुक्म देगा। मैं खुद फौजी हूँ, मैं आपको बताता हूँ, सही बात है, राय नहीं चलती फौज में हुक्म चलता है, ये है तो ये है, इसके अलावा इफ एंड बट कुछ नहीं होता, की तामील होती है। मतलब हुक्म में ये नहीं होता कि सर मेरी तबीयत खराब है, मैं, ये सब नहीं होता फौज में। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहां पे क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी खराब हुई। वहां पे अगर शाह महमूद कुरैशी साहब आते और 1-2 और किसी, आपके तो इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं पाकिस्तान में, देयर आर सच बिग पीपल, ग्रेट थिंकर्स आल्सो, लिखते भी हो, काफी अच्छा लिखते हैं, उनको लेकर आ सकते थे, फॉरेन पॉलिसी वालों को लेकर आ सकते थे, और एक बढ़िया करके एक प्रोग्राम वहां पे जिसमें सिर्फ पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस बात करता, फॉरेन ऑफिस ये बात करता। नाउ आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगेन मुझे लगता है मैं अपनी हद से आगे बढ़ के बोल रहा हूँ, लेकिन सब कुछ तो बोल दिया भाई, और क्या बचा हुआ। और चीमा भी सोच रहा है क्या बोल दी, क्या पूछ लिया मैंने इससे। आज की तारीख में जैसे हम ये कहते हैं कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया, हाँ, राइट, बंद ही कर दिया, बहुत गुस्से में यूएई।
ये साहब में किसी का किया धरा है, पनौती तो वही है। अरे वो जाएगा तो घास भी डालेंगे वो। टोटल अगर आप सऊदी से बोले या मिडिल ईस्ट से बोले, सब मिला के करीब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिटवीन 7 to 10 बिलियन डॉलर ईयर का रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस पूरे मिडिल ईस्ट से 18 बिलियन डॉलर का आता है। पाकिस्तान का जबरदस्त रेमिटेंस है सर, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना ये डायरेक्टली मतलब वहां पे होटल का कमरा ऑक्यूपाई करना है 2 महीने के लिए और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी। तो काफ़ी शानदार वीडियो था। तो जिस तरीके से कमर चीमा और मेजर गौरव आर्या ने हार्ड पॉलिटिक्स के अलावा सॉफ्ट पॉलिटिक्स की बात करी है। सॉफ्ट पॉलिटिक्स में एक्चुअली में हमारा आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है। तो जो हमारे यहाँ से पॉलिटिशियन जाते हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, और हमारे दूसरे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो जब बाहर जाते हैं तो वो एग्रीमेंट्स करते हैं आर्ट एंड कल्चर के, एजुकेशन के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो हमारा जो सॉफ्ट पॉलिटिक्स है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है। उसी के बारे में कमर चीमा बात कर रहे थे। चाहे हमारे जो मोशन पिक्चर्स के हैं, हमारे टीवी सीरियल्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहे हैं और उनको काफ़ी इंडिया में नहीं बाकी बाहर भी काफ़ी देखा जाता है। दूसरा जो इन्होंने पॉइंट उठाया था, तो इसमें दूसरा जो पॉइंट उठाया था इन्होंने, तो उसमें ये था कि जो पाकिस्तान ने जो है अभी एक डोजियर दिया यूनाइटेड नेशन में भारत के ख़िलाफ़ कि भारत में आतंकी कैंप चल रहे हैं 60 से ज़्यादा, जिसमें राजस्थान, यूपी और गुजरात में जो है, और अफ़गानिस्तान में भारत जो आतंकी कैंप चला रहा है, जो कि बड़े ही आप कह सकते हैं हास्यास्पद बात है कि टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं अफ़गानिस्तान में। ना तो अमेरिकन को मालूम है, ना तालिबान को मालूम है, लेकिन पाकिस्तान को मालूम है कि वहाँ टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, है ना। और इसी तरीके से अगर टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं इंडिया में, तो बाहर की किसी एजेंसी को ही नहीं मालूम है कि टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं भैया, इतने गुपचुप तरीके से टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं। तो डोजियर्स जो उन्होंने दिया है उसमें कोई इतनी डिटेल नहीं है। जो भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें डिटेल डिस्कस नहीं करी थी। हो सकता है उसमें दिया हो, लेकिन मेरे को भी नहीं लगता कि उसमें कोई इतनी डिटेल होगी। लेकिन इंडिया ने जब डोजियर दिए थे, जब 26/11 का अटैक हो, उरी का हो, पुलवामा का हो, तो उसमें जब डोजियर दिए गए थे पाकिस्तान को, तो उसमें एक एक डिटेल थी। उसमें लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स के साथ सारी ये जो भी हमारी सैटेलाइट्स हैं, जो कार्टोसैट सीरीज़ है इसरो की, जो सैटेलाइट्स हैं उनकी पिक्चर्स, इमेजेस भी थी। तो उसमें बाकायदा ये बताया गया था कि इस रोड से इतने पास में है, सब कुछ बताया गया था जो हमने डोजियर दिया था, और वीडियोस भी थे उसमें। तो काफ़ी प्रूफ हमने दिए थे, जिसको पाकिस्तान ने ये कह के मना कर दिया कि ये प्रूफ हमारे लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान ने डोजेस दिए हैं, मेरे को ये लगता है कि उनके जो नए NSA बने हैं 40 साल के, अमेरिका से इंपोर्ट किए गए हैं, वो सिर्फ इसलिए किए गए हैं कि भैया अमेरिकन से थोड़ी इंग्लिश बोल लेते हैं, और उनका मोहित यूसुफ नाम है। ये सब उन्हीं का किया धरा है, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान का स्टेटस चेंज करना हो या डोजियर देना हो, ये उन्हीं की है। लेकिन उनका मुकाबला किससे? अजीत डोभाल से, जो कई साल पाकिस्तान में रह चुके हैं, जिन्हें सुपर डिटेक्टिव कहा जाता है, और जिन्हें चाइना और पाकिस्तान के मामले की काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है। तो उनका मुकाबला 40 साल का वो लड़का कैसे करेगा, सिर्फ इस भी आप पे कि वो इंग्लिश बोल लेता और अमेरिका से आया है? तो मुझे तो नहीं लगता। तो ये अभी बीच में अभी एक ये चीज़ भी आई थी कि उनके ऑफिस से कोई लेटर लीक हो गया था, वो इंडियन मीडिया के पास पहुंच गया था। तो ये पाकिस्तान में काफ़ी कुछ गड़बड़ियां हैं, उनका पहले अपनी जगह की वो गड़बड़ियां ठीक कर लें, फिर वो इंडिया की तरफ देखें। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा। फिर नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।